बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मॉडल साइंस कॉलेज की तरफ से मैं हूं मुबश्शिर रशीद, बायोलॉजी का लेक्चरर। आज हमारा जो है लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 2 में हमने बायोलॉजी की आधी ब्रांचेस डिस्कस की थी, ब्रांच नंबर 1 से लेकर ब्रांच नंबर 9 तक। अब जो बाकी बचने वाली जो 9 ब्रांचेस हैं हमारी जो बुक में हैं, आज हम वो ब्रांचेस डिस्कस करेंगे। जो 10वीं ब्रांच है बायोलॉजी की वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम मॉलिक्यूलर लेवल पर स्ट्रक्चर का मुताला करते हैं, बनावट का मुताला करते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पर। और किस चीज़ के स्ट्रक्चर का? पूरे जानदारों के और जानदारों के जिस्म के सेल्स के, और सेल्स के अंदर पाए जाने वाले मखसूस हिस्से यानी कि ऑर्गेनेली जो मखसूस फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम, जो मखसूस काम करते हैं सेल के हिस्से, उन्हें ऑर्गेनेली कहते हैं। उनके स्ट्रक्चर का मुताला करते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पर। यानी कि हम एक बताते हैं पूरे जानदार में कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं। जानदारों के जो सेल्स हैं, मखसूस सेल, कौन से सेल किन किन किस्म के मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए हैं, और सेल के ऑर्गेनेलिज किस किस किस्म के मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए हैं। जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि राइबोसोम जो है वो मिलकर बना हुआ है राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से। इस तरह हमने पढ़ना है कि कौन सा जिस्म का हिस्सा जानदार के किस मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। लेकिन मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल असल में एटम्स का ऐसा ग्रुप है, ऐसा मजमूआ है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, जो अकेला अपना वजूद बरकरार रख सकता है। ये केमिस्ट्री भी में हमने पढ़ा होगा मैट्रिक के अंदर कि जो ज़्यादातर एटम हैं पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट के जो एटम हैं वो अकेले अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकते। और नोबल गैसेस जो हैं वो एक्सेप्शन है, क्योंकि नोबल गैसेस जो हैं वो स्टेबल एलिमेंट्स हैं, उनके एटम अकेले अकेले ही अपना वजूद बरकरार रख सकते हैं। तो इसका मतलब नोबल गैसेस का अकेला अकेला एटम ही मॉलिक्यूल कहलाएगा, और उसे हम कहेंगे ये मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल है। लेकिन जो बाकी एटम हैं जैसे कि हाइड्रोजन है या क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, ये अकेले अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकते। जैसे कि H, अकेला H, हाइड्रोजन की अलामत है H, वो अकेला नहीं रह सकता। 2 H आपस में जुड़ेंगे, H2 गैस बन जाएगी, फिर वो अकेला अपना वजूद बरकरार रख सकता है। इसका मतलब अकेला H हाइड्रोजन का एक एटम है, H2 उस हाइड्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम मॉलिक्यूल्स का मुताला करते हैं कि पूरे जानदार में कौन से मॉलिक्यूल हैं और जानदार के मुख्तलिफ सेल्स या ऑर्गेनेलिज में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा एट मॉलिक्यूलर लेवल। अब नेक्स्ट जो ब्रांच है, ब्रांच नंबर 11, वो है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इसमें हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम रिलेशन पढ़ते हैं, ताल्लुक़ पढ़ते हैं माहौल का, जानदारों का मुताला करते हैं माहौल के लिहाज से। है ये जानदारों का ही मुताला, लेकिन हमने जो रेफरेंस है, हवाला देना है, वो हमने माहौल का देना है। माहौल के लिहाज से हमने जानदारों का मुताला करना है। अब माहौल क्या चीज़ होती है? एक जानदार के इर्द गिर्द की जितनी भी चीज़ें हैं वो उसका माहौल कहलाती हैं, जो चीज़ें उसकी ज़िंदगी को मुतासर करती हैं। और एक जानदार के माहौल के अंदर दूसरी जानदार चीज़ें भी आ जाती हैं और बेजान चीज़ें भी आ जाती हैं। जैसे हम इंसान हैं, हमारे इर्द गिर्द जो है वो पौधे हैं, पौधे हमारी ज़िंदगी को मुतासर करते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमें खुराक देते हैं। और बेजान चीज़ें हैं जैसे कि हमारे इर्द गिर्द हवा है और पानी है, मिट्टी है, ये भी हमारी ज़िंदगी को मुतासर करते हैं। तो ये हमारे माहौल का हिस्सा है। तो इसका मतलब है कि माहौल 2 तरह का है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब है जानदार और इनऑर्गेनिक का मतलब है जो बेजान माहौल है। जो माहौल की जानदार चीज़ें हैं वो ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट में आती हैं, और जो माहौल के अंदर बेजान चीज़ें हैं वो इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट में आती हैं। तो और साथ में सबसे अहम बात, हमने इस ब्रांच के अंदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ का मुताला करना है, इंसानी सरगर्मियों का मुताला करना है, ख़ास तौर पर वो सरगर्मियाँ जो हमारे माहौल पर बुरा असर डालती हैं, जिनकी वजह से हमारा माहौल आलूदा हो रहा है, ख़राब हो रहा है, और वो जानदारों के लिए लगातार अनफिट होता जा रहा है। ठीक है बेटा। तो अगर हम इसको वैसे पूरी इसकी डेफिनेशन करें तो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन रिलेशन टू देयर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट, स्पेशली ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच एडवर्सली इफेक्ट द इन्वायरमेंट। अब नेक्स्ट जो ब्रांच है हमारी वो है माइक्रोबायोलॉजी। ये आगे से 3 जो है वो लफ्ज़ों से मिलकर बना हुआ है, माइक्रो, बायो और लॉजी। माइक्रो का मतलब होता है छोटा,
बायो का मतलब जानदार और लॉजी का मतलब है मुताला। तो माइक्रोबायोलॉजी असल में क्या हुआ फिर, छोटे जानदारों का मुताला। और छोटे जानदार उन्हें हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। लेकिन आगे फिर छोटे कितने छोटे, वो वाले जानदार जो हमें आम आँख से नज़र नहीं आते और जिन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो उन जानदारों का मुताला माइक्रोबायोलॉजी कहलाएगा। तो माइक्रोबायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आइज। जो आम आँख से नज़र नहीं आते उन जानदारों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मिसालें कौन सी हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, माइक्रोस्कोपिक एल्गी और माइक्रोस्कोपिक फंजाई। बैक्टीरिया और वायरसेस से तो आप जो है वो वाकिफ़ होंगे। जो प्रोटोजोआ है ये आगे से दो लफ्ज़ों से मिलकर बना हुआ है, नंबर 1 प्रोटो और नंबर 2 है जो। प्रोटो का लफ्ज़ी मतलब होता है फर्स्ट और जू का मतलब होता है एनिमल। तो ये प्रोटोजोआ का लफ्ज़ी मतलब हो गया फर्स्ट एनिमल। तो ये जानवरों की तरह के ही प्रोटिस्ट हैं, किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं, जानवरों की तरह के, लेकिन ये एक सेल वाले हैं। साइंसदानों का ख्याल है कि जितने भी जानवर हैं वो असल में इवॉल्व हुए हैं इन प्रोटोजोआ से। तो प्रोटोजोआ असल में बाकी तमाम जानवरों के क्या हैं, इंसेस्टर है। तो फर्स्ट एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं ये। उसके बाद एल्गी और फंजाई, लेकिन कौन सी, माइक्रोस्कोपिक। एल्गी जो है वो मल्टीसेलर भी होती हैं, फंजाई भी मल्टीसेलर भी होती हैं, लेकिन एल्गी और जो फंजाई जो हैं वो एक सेल वाले भी होते हैं जो हमें आम आँख से नज़र नहीं आते। तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हमने जो मल्टीसेलर फंजाई और मल्टीसेलुलर एल्गी का मुताला नहीं करना, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ उस एल्गी और फंजाई का मुताला करना है जो माइक्रोस्कोपिक हैं, जो हमें माइक्रोस्कोप से नज़र आती हैं। अब नेक्स्ट जो ब्रांच हैं वो फ्रेश वाटर बायोलॉजी है और उसके बाद है मेरीन बायोलॉजी। दोनों जो हैं वो तकरीबन एक जैसी हैं। दोनों के अंदर हम उन जानदारों का मुताला करते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं। अब जो फ्रेश वाटर में रहते हैं जानदार, उनका मुताला फ्रेश वाटर बायोलॉजी कहलाता है, और जो मेरीन इन्वायरमेंट में रहते हैं उन जानदारों का मुताला मेरीन बायोलॉजी कहलाता है। अब फ्रेश वाटर में और मेरीन में क्या फ़र्क है। फ्रेश वाटर उस पानी को कहते हैं जिस पानी में साल्ट की कंसंट्रेशन निस्बतन कम होती है, मेरीन जो है वो पानी से। अब जो मेरीन जो है उस पानी को कहते हैं जो जिसमें साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। अब जो फ्रेश वाटर है उसके अंदर शामिल हैं रिवर्स, लेक्स, ये फ्रेश वाटर बॉडीज़ हैं। दरिया और झीलें वगैरह, इनमें साल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है, इनका पानी इतना ज़्यादा नमकीन नहीं होता। तो दरियाओं में, झीलों में, यानी कि फ्रेश वाटर में रहने वाले जो जानदार हैं उनका मुताला कहलाएगा फ्रेश वाटर बायोलॉजी। इसके अलावा हमने इस फ्रेश वाटर की फ़िज़िकल और केमिकल करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो भी स्टडी करनी होती हैं। फ़िज़िकल करैक्टरिस्टिक्स जो हमें हमारी सेंसेस से महसूस होती हैं, जैसे कि रंग वगैरह है, रोशनी कितनी वहाँ तक पहुँच रही है, ये सारी फ़िज़िकल करैक्टरिस्टिक्स हैं। केमिकल करैक्टरिस्टिक्स में आ जाएंगे उस पानी के अंदर जो है वो न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं, उसकी जो है वो pH वगैरह कितनी है। तो ये हमने दोनों चीज़ें भी पानी की पढ़नी है। जो मेरीन बायोलॉजी है उसके अंदर आ जाते हैं सीज़ एंड ओशियंस, बहर और बहीरे। सीज़ एंड ओशियन, बहर और बहीरे। जो बहर है वो हम बड़े समंदर को कहते हैं और जो बहीरा है वो छोटे समंदर को कहते हैं। जो सीज़ हैं ये छोटे होते हैं और जो ओशियंस हैं वो बड़े होते हैं। और ओशियन जो हैं वो तकरीबन 5 हैं, जो जितने भी सब ये कॉन्टिनेंट्स हैं, बर्रे सगीर हैं, उनको इन्होंने सेपरेट किया हुआ है। एग्ज़ाम्पल है इंडियन ओशियन यानी कि बहरे हिंद, और इसके अलावा समंदर की मिसाल है अरेबियन सी यानी कि बहीरा अरब। तो बहीरा जो है वो छोटा हिस्सा है किसका, बहर का, यानी कि ओशियन का। ओशियन जो है वो ज़्यादा बड़ा होता है और जिसमें कोई एक आध साइड पर ही जो है वो खुश्की आती है। समंदर जो है वो इसी का पार्ट है, लेकिन जो ज़मीन के करीब होता है उसको हम कहते हैं ये सी है। तो एक ओशियन में कई सीज़ मौजूद हो सकते हैं, लेकिन दोनों के अंदर पानी जो है वो काफ़ी नमकीन होता है, इस वजह से इसको हम कहते हैं ये क्या है, मेरीन है। और इन सीज़ एंड ओशियन, बहर और बहीरों के अंदर जो जानदार रह रहे हैं उन जानदारों का मुताला और उस सीज़ एंड ओशियंस के जो का वाटर है उसकी फ़िज़िकल और केमिकल करैक्टरिस्टिक का मुताला, ये कहलाता है मेरीन बायोलॉजी।
नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी असल में वो वाली ब्रांच है जिसमें हम पैरासाइट्स का मुताला करते हैं। और जो पैरासाइट्स हैं बेटा, ये वो वाले जानदार होते हैं जो जानदारों से खुराक लेते हैं, रहने के लिए जगह भी ले सकते हैं और उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं। यानी कि दो जानदारों के दरमियान में ऐसी एसोसिएशन है जिसमें एक जानदार को फ़ायदा होता है और दूसरे जानदार को नुकसान होता है। जिस जानदार को फ़ायदा होता है उसे हम पैरासाइट कहते हैं और जिस जानदार को नुकसान पहुंच रहा होता है उसे हम पैरासाइट का होस्ट कहते हैं। अब पैरासाइट्स के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं। पैरासाइट का स्ट्रक्चर, बनावट, पैरासाइट का मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मुंतकिल होने का तरीका, कैसे वो एक जानदार से दूसरे जानदार में मुंतकिल होता है। फिर लाइफ हिस्ट्री, उसकी पूरी ज़िंदगी की तारीख़ कि ये जो पैरासाइट है वो बनता कहाँ पर है, बड़ा कहाँ पर होता है, फिर जो है वो किस जानदार में रहता है और कहाँ पर जाकर वो ख़त्म होता है, उसकी कितनी उम्र होती है। और इसके अलावा होस्ट और पैरासाइट रिलेशनशिप, पैरासाइट का अपने होस्ट के साथ क्या ताल्लुक़ है, वो उसको कैसे नुकसान पहुंचाता है। जैसे कि कुछ पैरासाइट हैं, जैसे हमारी सर पे रहने वाली जो जुएँ हैं वो हमारा खून चूसती हैं, तो खून चूस के हमें नुकसान पहुंचाती हैं। और जो पैरासाइट्स हैं जैसे कि डेंगू वायरस है वो हमें बीमारियां पैदा करके हमें नुकसान पहुंचाता है और मच्छर के ज़रिए जो वो ट्रांसमिट होता है। तो ये हम सारी चीज़ें पढ़ते हैं पैरासाइट्स के बारे में, पैरासाइटोलॉजी में। उसके बाद नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है ह्यूमन बायोलॉजी। इसमें हम सिर्फ इंसानों का मुताला करते हैं, लेकिन इंसानों के भी मुख्तलिफ जो है वो एस्पेक्ट्स का मुताला करते हैं। जैसे इंसानों के फॉर्म एंड स्ट्रक्चर का मुताला, तो हम कहेंगे ये इंसानों की मॉर्फोलॉजी है। इंसानों के जो है वो विरासत का, हेरिडिटी का मुताला, हम कहेंगे इंसानों की जेनेटिक्स है। इंसानों का जो है वो इंटरनल जो स्ट्रक्चर्स हैं उनका मुताला, तो हम कहेंगे ये इंसान की एनाटमी है। इंसान के मुख्तलिफ हिस्सों के फंक्शन का मुताला, तो ये हम कहेंगे ये इंसान की मॉर्फोलॉजी है। तो ह्यूमन बायोलॉजी में हम इंसान की एनाटमी, फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, जेनेटिक्स, एवोल्यूशन, ये सारी चीज़ों का मुताला करते हैं। नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है सोशल बायोलॉजी। इसमें हम इंसान का ही सोशल बिहेवियर और उसकी सोशल या कम्युनल लाइफ का मुताला करते हैं। लास्ट में है बायोटेक्नोलॉजी। बायो का मतलब जानदार है और टेक्नोलॉजी से मुराद है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। जो इल्म हम हासिल कर रहे हैं उसको अमली तौर पर इस्तेमाल करना, जो हमारा इल्म है उसको हम इंसान के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें, तो ये टेक्नोलॉजी होगा। तो बायोटेक्नोलॉजी में हमने जो जानदारों को इस्तेमाल करते हुए ऐसे काम करने, ऐसी चीज़ें तैयार करनी है जिनसे इंसानों को फ़ायदा हो। तो ये है यूज़ ऑफ ऑर्गेनिज़म्स, देयर सिस्टम्स, देयर प्रोसेसेस इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्रीज़। तो मैन्युफैक्चर तैयारी को कहते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से मुराद वो वाली सनत है, वो वाली फैक्ट्रियाँ हैं जिनमें हम जानदारों को, ख़ास तौर पर जो छोटे जानदार हैं उनको इस्तेमाल करते हुए ऐसी चीज़ें मैन्युफैक्चर करते हैं, तैयार करते हैं जिनसे इंसानों को फ़ायदा पहुँचता है। जैसे कि इंसुलिन जो है वो बैक्टीरिया से तैयार करवाई जाती है और बैक्टीरिया क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। जीन डाल दी जाती हैं बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया इंसुलिन बनाते हैं, वो इंसानों को फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल। अब दूसरा है सर्विस इंडस्ट्रीज़, जो मुख्तलिफ़ खिदमात मुहैया करती हैं इंडस्ट्रीज़, उनके अंदर भी हम जानदारों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फैक्ट्रियों के अंदर जो वेस्ट मटीरियल पैदा होते हैं उससे जो है वो हार्मफुल जो सब्सटेंसेस हैं उनको रिमूव करने के लिए भी हम जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करते हैं। तो इससे कोई चीज़ बन तो नहीं रही लेकिन फ़ायदा हो रहा है, सर्विस जो है वो इंडस्ट्री में ये इस्तेमाल हो जाता है।